हर हर महादेव साथियों, KSG कोचिंग के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और कल हम अध्ययन कर रहे थे किसका, पेशवा साम्राज्य का, जो पेशवा काल था मराठा साम्राज्य के अंतर्गत। तो दो पेशवाओं का हमने अध्ययन कर लिया था, एक बालाजी विश्वनाथ का और दूसरा बाजीराव का। अब बाजीराव के बाद में जो पेशवा बनता है उसका नाम था बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव, देखो आपको ये सीरियल क्रम भी आपको याद रखना है। जो पेशवा हैं वो इस क्रम में हैं, पहले बालाजी विश्वनाथ, फिर उसके बाद में बाजीराव, फिर उसके बाद में बालाजी बाजीराव, दोनों को मिला दो बालाजी बाजीराव, फिर उसके बाद में माधवराव, फिर उसके बाद में नारायण राव, और फिर उसके बाद में दोनों को मिला के लिख दो माधव नारायण राव, माधव नारायण राव, और लास्ट में लिख दो बाजीराव सेकंड। समझ आ गया? तो ये कुल मिला के 7 पेशवा हैं, उनमें 2 का अध्ययन कर चुके हैं, बालाजी विश्वनाथ का और बाजीराव। आज अपना अध्ययन करेंगे बालाजी बाजीराव, माधवराव नारायण राव, माधव नारायण राव और बाजीराव सेकंड। ठीक, इनका जो शासनकाल रहा था बाजीराव का 1713 से लेके और 20 तक, और ये 1720 से लेके 40 तक। समझा? लगभग ये 20 साल ही रहते हैं। और इनका जो काल रहेगा वो 1740 से 1761 तक रहेगा। ठीक है, ये किसके पुत्र थे? बाजीराव के। किसके पुत्र थे? बाजीराव। देखो बाजीराव की अगर बात की जाए तो बाजीराव के 2 पत्नियां थी, एक काशीबाई और एक रखेल थी, जिसका नाम क्या था? मस्तानी। काशीबाई के 2 बच्चे थे। काशीबाई के कितने बच्चे थे? 2। एक बच्चे का जो बड़े का नाम था नाना साहिब, नाना साहिब, और दूसरे का नाम था रघोबा। क्या नाम था? रघोबा। इसको रघुनाथ राव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रघुनाथ राव। मस्तानी के एक ही लड़का था, जिसका नाम क्या था? शमशेर बहादुर। शमशेर बहादुर। क्लियर? अब देखो, बाजीराव की मृत्यु के बाद में उनका बेटा नाना साहिब बालाजी बाजीराव के नाम से तख्त पर बैठा, और यानी ये इसका उपनाम था। पहला प्रश्न आ जाता है, उसका उपनाम क्या था? नाना साहिब। अगर आप बाजीराव मस्तानी मूवी देखोगे तो नाना साहिब को वो साहूजी महाराज के पास छोड़ रखा था, और वो आता है दरबार में, वो उसकी कहानियाँ सुनता रहता है कि अपने पिता का ऐसे चक्कर चल रहा है मस्तानी से। तो वो जब अपनी माँ के पास आता है तो वो देखते, अरे नाना तेरे तो मुझे आ गई, तू तो बड़ा हो गया, तेरे अप्पा ने तेरे को वहाँ भेजा था, तो तू सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है सारी राजनीति। तो उसने कहा कि तुम ये क्या नाटक कर रही हो, तुमने बाबा को रोका क्यों नहीं? तो वो जो डायलॉग था वो नाना साहिब का था, और नाना साहिब भी फिर लास्ट में उसको मस्तानी को जड़ाता है। ठीक है, तो ये आप उस मूवी में जब आप देखोगे बाजीराव मस्तानी मूवी, तो आपको ये ध्यान पड़ जाएगा। अब देखो, नाना साहिब शासक बना। नाना साहिब जब शासक बना तो वो छोटा उम्र में ही था, कोई ज़्यादा बड़ा भी नहीं था। तो उसके सामने सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि जो 4 सरदार थे, जैसे मैंने कल 4 सरदारों का नाम लिखा था, दत्ताजी सिंधिया, मल्हार राव होलकर, रघुजी भोंसले, रघुजी भोंसले। और रघु जी के द्वारा उसे चुनौती मिली। उसके पिता को जो चुनौती मिली थी वो त्रयंबक राव के द्वारा मिली थी, और त्रयंबक राव की हत्या कर दी थी। किसने? बाजीराव। बाजीराव ने उसकी हत्या करके और अपना परिचय दिया था। यहाँ पे उसको जो चुनौती मिल रही थी, किसको? बालाजी बाजीराव को, वो किसके द्वारा मिल रही थी? रघुजी भोंसले के द्वारा। बात समझ आएगी? तो ये क्या करता है रघुजी भोंसले, इसकी बिना अनुमति के ही 1741 में ये आक्रमण कर देता है बंगाल पर। किस पर आक्रमण कर देता है? बंगाल पर।
आक्रमण कर दिया। किसने किया था? रघुजी भोंसले ने। और रघुजी भोंसले ने जब आक्रमण किया तो बताओ यहाँ का उस टाइम बंगाल का शासक कौन था? अलीवर्दी खान। कौन था? अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से अच्छे संबंध थे, उसको कर वगैरह देता था। तो मोहम्मद शाह रंगीला ने किसको फ़ोन लगा दिया? बालाजी बाजीराव कि आप उसकी कैसे भी सुरक्षा करो। तो मोहम्मद शाह रंगीला के आग्रह पर, इसके आग्रह पर बालाजी बाजीराव ने रघुजी को परास्त कर दिया। रघुजी को क्या कर दिया? परास्त कर दिया। बात समझ आएगी? तो कहीं ना कहीं उसकी सैनिक सर्वोच्च सत्ता वहां स्थापित हो जाती है। और इससे खुश होकर अलीवर्दी खान ने 22 लाख रुपए और चौथ वसूलने का अधिकार दिया। क्या अधिकार दिया? चौथ वसूलने का अधिकार दिया। ठीक। अब रघुजी भोंसले इस बात को समझ गया कि अपने में इतनी ताकत नहीं है कि बालाजी बाजीराव चाहे भले ही कद में छोटा हो, बालक हो, टाबर हो, लेकिन ये पिता के गुण इसके अंदर हैं। लेकिन ये बात सही थी कि बालाजी बाजीराव में इतना दम नहीं था, ये योग्य सेनापति नहीं था। बालाजी बाजीराव योग्य सेनापति के गुण इसमें नहीं थे। तो फिर इसके गुण किस में थे? इसके जो गुण थे वो इसके 2-3 राइट हैंड थे। एक तो इसका छोटा भाई राघोबा या रघुनाथ राव, और एक उसकी रखेल से जो पैदा हुआ था शमशेर बहादुर। ये दो बहुत खतरनाक आदमी थे इसके। इसके अलावा इसका एक और सहयोगी था। बाजीराव का छोटा भाई का नाम क्या था? चिमनाजी अप्पा। चिमनाजी अप्पा याद है? चिमनाजी अप्पा ने किस पर अधिकार किया था? मालवा पर। गिरधर बहादुर की हत्या करके किस पर अधिकार कर लिया था? मालवा। आज कुछ याद आया क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं अगर याद नहीं आता तो चिमनाजी अप्पा का एक लड़का था जिसका नाम था विश्वास राव भाऊ। क्या नाम था? विश्वास राव भाऊ। तो ये 3 आदमी जो थे इसकी तिगड़ी को कोई तोड़ नहीं पाता था। ये तीनों इसके बहादुर सेना नायक थे। तो कभी इतिहास में ये लगा ही नहीं कि ये सबसे कायर और अयोग्य आदमी है, क्योंकि इसके पीछे ये 3 आदमी काम कर रहे थे। तो अलीवर्दी खान ने तो 22 लाख का टैक्स दे दिया, चौथ वसूलने का अधिकार दे दिया। और दूसरी ओर मोहम्मद शाह रंगीला ने 1741 में मालवा पर मराठों का आधिपत्य स्वीकार कर लिया। मालवा पर किसका आधिपत्य स्वीकार किया? मराठा आधिपत्य स्वीकार किया। अब देखो मैंने कहा कि इसको जीत लिया था। किसने जीत लिया था? चिमनाजी अप्पा ने जीत लिया था मालवा को। किसने जीत लिया था? चिमनाजी। लेकिन अभी मुगलों ने आधिपत्य स्वीकार नहीं किया था। यानी जो कागज थे, डॉक्यूमेंटेशन थे, वो सारा किसको दे दिया? बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव और शक्तिशाली हो गया। अब कहीं ना कहीं इस रघुजी भोंसले को ये लगने लग गया कि अपने अगर इनसे अच्छा संबंध नहीं बनाते हैं तो कहीं ना कहीं अपने लिए नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? अब देखो मालवा पर आधिपत्य स्वीकार कर लिया। तो मालवा पर आधिपत्य स्वीकार कर लिया तो जाहिर सी बात है किसकी ताकत बढ़ गई? बालाजी बाजीराव की। तो अब रघुजी भोंसले इससे कोई ज़्यादा टकराट नहीं लेना चाहता था। तो इसने क्या किया? सबसे पहले इसको और ताकतवर बनाया और 1750 में राजा राम से एक संधि की। राजा राम सेकंड से क्या की? एक संधि की। उस संधि का नाम है संगोला की संधि।
कौन सी संधि? संगोला की संधि। संगोला की संधि का मतलब क्या था? ये संधि किस किस के मध्य हुई? छत्रपति राजाराम सेकंड वर्सेज बालाजी बाजीराव। बात समझ आ गई? और इस संधि में ये तय हो गया कि जो वास्तविक शासक रहेगा वो कौन रहेगा? पेशवा रहेगा। वास्तविक शासक कौन रहेगा? पेशवा। पेशवा कहाँ से शासन कर रहा था? पूना से। और छत्रपति राजाराम सेकंड जो कहाँ रहता था? सतारा में। सतारा में ये केवल महलों का महापौर हो गया। महलों का महापौर मतलब पूरा जो शासन कार्य था वो चलाएगा कौन? बालाजी बाजीराव या पेशवा। और इसके बाद में इसका बेटा राजा पेशवा बनेगा और उसके बाद में उसका बेटा, यानी पेशवा का पद वंशानुगत कर दिया। पेशवा का पद क्या कर दिया? वंशानुगत कर दिया। वंशानुगत कर दिया। हालांकि यहाँ पे अभी तक पेशवा का पद वंशानुगत नहीं था। ये बात सही है कि बालाजी विश्वनाथ के बाद में उसका छोरा बाजीराव बना और उसके बाद में बालाजी बाजीराव बना, लेकिन अभी तक ये पद कागजों में, भाई अधिकार तो इनका ही था लेकिन डॉक्यूमेंट में ये नहीं लिखा था, तो उन्होंने डॉक्यूमेंट में लिखा दिया। और ये जो संधि हुई संगोला की संधि, ये किसकी मध्यस्थता से हुई? रघुजी भोंसले की मध्यस्थता से हुई। अब रघुजी भोंसले को बोला यार तू तो अपना भाई है, अब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब तो कुछ भी काम कर। तो रघुजी भोंसले ने बोला मेरा एक ही काम है, बस मेरे को बंगाल को लूटना है। किसको लूटना है? बंगाल को। तो उस टाइम बीच में आ गया था भाई कि नहीं अब जी भर के लूट ले। तो 1752 में 51 में रघुजी भोंसले ने किस पर आक्रमण कर दिया? बंगाल पर पुनः आक्रमण किया। रघुजी भोंसले ने बंगाल पर अभियान किया और बंगाल पर जब आक्रमण किया तो अब देखो अलीवर्दी खान भी एक बड़ा रोज रोज के आक्रमणों से तंग हो गया था, तो उसने क्या किया? उड़ीसा क्षेत्र दे दिया। रघुजी भोंसले को क्या दे दिया? उड़ीसा का क्षेत्र दे दिया। बात समझ आ गई? तो यहां रघुजी भोंसले का भी उदय हो जाता है। देखो अब इसके बाद में क्या होता है? इसका सबसे खतरनाक आदमी कौन था? राघोबा या रघुनाथ राव। ये मूवी में जब आप बाजीराव मस्तानी देखोगे तो राघोबा को दिखाया जाता है, इसका नाम राघोबा है। क्या नाम है? राघोबा। राघोबा का जन्म होता है शमशेर बहादुर के साथ साथ। राघोबा बड़ा खतरनाक किस्म का आदमी था। राघोबा सबसे खतरनाक किस्म था। उसने क्या किया? 1752 में दिल्ली में गया। कहाँ गया? दिल्ली। और दिल्ली में अहमद शाह को हटा दिया। अहमद शाह को हटाकर आलमगीर को शासक बना दिया। आलमगीर को क्या बना दिया? शासक बना दिया। देखो मतलब इनके पास इतनी ताकत थी, ये बेजोड़ ताकतवर आदमी थे। इतने ताकतवर आदमी थे कि ये किसी को भी राजा बना दे और किसी को भी हटा दे। और अहमद शाह जो था उस राजा को हटा के और आलमगीर को शासक बना दिया। लो बोलो अब बताओ तुम क्या करोगे? ये इतना ताकतवर था। उसका भाई है राघोबा, रघुनाथ राव, ये इसका भाई है, इतना ताकतवर था। बात समझ आ रही? तो राघोबा ने यह काम कर दिया। तो कहीं ना कहीं शक्ति की पराकाष्ठा इनके पास पहुंच गई थी। और अहमद शाह ने तो पहले संधि कर ली थी। अहमद शाह ने संधि कर ली थी और 1748 में इसने संधि करके और ये नियम बना लिया था कि भाई जो हमारी सुरक्षा है, जो इसको क्या बोलते हैं, मुगलों की सुरक्षा कौन करेगा? मराठा। मुगल सुरक्षा कौन करेंगे? मराठा। और मराठाओं को हम क्या देंगे? 50 लाख रुपए। भाई 50 लाख रुपए के बदले में वो हमारी सुरक्षा करेंगे। कोई भी आक्रमण करने आएगा तो उसे कौन रोकेंगे? मराठा। दूसरा इसने ये कर लिया था, पंजाब और सरिंद इस क्षेत्र में चौथ और सरदेशमुखी का अधिकार दे दिया। चौथ और सरदेशमुखी का अधिकार दे दिया। भाई आप वहां पे राजस्व एकत्रित आप कर लो, हाँ, और आपके बाटे में जो आ रहा है आप रख लो, चौथा हिस्सा तो आप रख लो, बाकी हमारे को दे जाओ जितना भी इकट्ठा कर रहे हो। तो ये संधि पहले ही कर चुका था, लेकिन इसके बावजूद भी इसके जच्ची नहीं और उसने हटा के दूसरे को बना दिया। ठीक,
तीसरा काम क्या करता है, अब ये यहीं पे नहीं रुकता, ये यहीं पे नहीं रुकता, इसने 1757 में बड़े दरबार में, एक मैंने पहले भी बताया था कि आलमगीर सेकंड के दरबार में जो अहमद शाह अब्दाली था, उसका एक मीर बख्शी था जिसका नाम था नजीब उद दौला। क्या नाम था? नजीब उद दौला। तो नजीब उद दौला की हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? अहमद शाह अब्दाली के, अब्दाली द्वारा नियुक्त नजीब उद दौला की हत्या कर दी। नजीब उद दौला, और नजीब उद दौला को जो मीर बख्शी था, मीर बख्शी के पद से हटा दिया। मीर बख्शी के पद से हटाकर मोहम्मद शाह बंगश को बना दिया। मोहम्मद शाह बंगश को नियुक्त कर दिया। मोहम्मद शाह बंगश को नियुक्त कर दिया। एक चीज तो आप ये ध्यान रखना। और दूसरा क्या करता है, ये रघुनाथ राघोबा बहुत खतरनाक किस्म का आदमी है। ये आक्रमण करता है और ये सिंध और सरिंद वाला जो क्षेत्र है उस पर भी विजिट कर लेता है। बात समझ आएगी? इसने सिंध और सरिंद जो पंजाब वाला क्षेत्र है उसको विजिट कर लिया। अब आप देखो कि एक तरफ बालाजी बाजीराव था। आप याद रखना, किसी आदमी उतना ही ताकतवर होता है जितना उसके आदमी पीछे ताकतवर होते हैं। बालाजी बाजीराव इतिहास में सबसे कमतर सेनापति था, लेकिन उसकी तीन बड़ी शक्ति थी। एक उसका छोटा भाई रघोबा और रघुनाथ राव, दूसरा उसके चाचा का लड़का चिमनाजी अप्पा जी का लड़का विश्वास राव, और तीसरा कौन था? मस्तानी का लड़का शमशेर बहादुर। लेकिन जो ताकतवर, जो पीछे ताकत होती है ना, वही फिर उस इंसान को तोड़ती है। दूसरी चीज ये भी ध्यान रखना, उस आदमी को कौन तोड़ती है? वही ताकत। जैसे रघुवा या रघुनाथ राव ये निरंकुश हो गया था, ये इसका भी कहना नहीं मानता था बालाजी बाजीराव। इसको पता था कि बालाजी बाजीराव किसके पीछे? अपने पीछे। बात समझ आएगी? तो इसने ये बड़ी भूल कर दी। अहमद शाह अब्दाली ये नादिर शाह का उत्तराधिकारी था 1739 में, जिसने आक्रमण किया था। और इसका आक्रमण हमने देख लिया था 1748 में से पराजित कर दिया गया था, ये भी हमने देख लिया था। बात समझ आ गई? और अहमद शाह अब्दाली ने हिंदुस्तान के ऊपर 7 बार आक्रमण किए थे। कितने बार आक्रमण किए थे? 7 बार। बात समझ आ गई? तो देखो, अहमद शाह अब्दाली द्वारा नियुक्त नजीब उद दौला को मीर बख्शी के पद से हटाकर और किसको नियुक्त कर दिया? मोहम्मद शाह बंगश को नियुक्त कर दिया। और इसने किस पर अधिकार कर लिया? सिंध और सरिंद पर। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? हाँ, इसको एक बार दोबारा देख लेना। बाजीराव के 2 पत्नी थी, काशीबाई, एक से नाना साहिब जो बालाजी बाजीराव से शासक बना, दूसरा राघोबा या रघुनाथ राव, ठीक, तीसरा मस्तानी से तीसरा पुत्र था शमशेर बहादुर, और चिमना जी इसके 2-3 खास विश्वसनीय सहायक थे। कौन कौन? राघोबा जिसका नाम रघुनाथ राव, दूसरा उसका दूसरा भाई का क्या नाम था? शमशेर बहादुर, और एक तीसरा चचेरा भाई था जिसका नाम था ये विश्वास राव नहीं है, सदाशिव राव है। सदाशिव राय, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा प्रारंभिक तौर पे इसको रघुजी भोसले द्वारा चुनौती मिली, और रघुजी भोसले के द्वारा चुनौती मिलती है 1741 में। तो बंगाल पर जब ये आक्रमण करता है तो मोहम्मद शाह रंगीला के आग्रह पर अलीवर्दी खान की ये सहायता करता है और इसको परास्त कर देता है। इस बात से खुश होकर बालाजी बाजीराव को अलीवर्दी खान ने 22 लाख रुपए दिए और चौथ वसूलने का क्या दिया? अधिकार दिया। 1741 में मोहम्मद शाह रंगीला उसकी सहायता से खुश होकर और मालवा पर मराठा आधिपत्य स्वीकार कर लेता है। फिर उसके बाद में 1750 में रघुजी भोसले उसकी अधीनता स्वीकार करते हुए संगोला की संधि करवाता है, और संगोला की संधि के तहत छत्रपति राजा राम ने जो सतारा का शासक था उसने बालाजी बाजीराव को वंशानुगत पेशवा स्वीकार कर लिया कि तुम्हारे बाद में तुम्हारा बेटा ये शासक बनेगा। उसके बाद में 1751 में रघुजी भोसले ने बंगाल पर आक्रमण किया और अलीवर्दी खान ने मराठों से पिंड छुड़ाने के लिए उड़ीसा का क्षेत्र दे दिया। अलीवर्दी खान ने क्या दे दिया? उड़ीसा का क्षेत्र दे दिया।
और अलीवर्दी खान इनसे पिंड छुड़ा लेता है। अब देखो, जब इनके संबंध अच्छे बढ़ जाते हैं तो 1752 में दो संधियां होती है। एक तो 1752 में दिल्ली की संधि, कौन सी संधि? दिल्ली की संधि। और दिल्ली की संधि किस किस के मध्य हुई थी? बालाजी बाजीराव वर्सेज ये सम्राट कौन था? कौन था? शाह आलम, ओ सॉरी, दिल्ली का सम्राट था अहमद शाह। कौन था? अहमद शाह। अहमद शाह और बालाजी बाजीराव के मध्य संधि होती है। इस संधि में दो शर्तें रखी गई। एक तो मुगल सुरक्षा कौन करेंगे? मराठा करेंगे, इसके बदले हम उन्हें क्या देंगे? 50 लाख रुपये। और पंजाब सरहिंद इनके चौथ और सरदेश के अधिकार हम आपको दे देते हैं। ठीक है साहब। और 1752 में ही इसका जो सहयोगी था उसका नाम था हैदराबाद। हैदराबाद ने एक संधि की जिसके कहते हैं झलकी की संधि। कौन सी संधि? झलकी की संधि। ये किसके साथ की थी? हैदराबाद के साथ। ठीक, तो हैदराबाद में भी शांति होती है, वहां पे हो जाती है। अब इस बात से अब थोड़े से दिन बाद में क्या करता है, इसका जो छोटा भाई था कौन? राघोबा। वो थोड़ा गुस्सेल प्रवृत्ति का इंसान था। तो राघोबा क्या करता है? दिल्ली जाता है और अहमद शाह को हटाकर आलमगीर सेकंड को क्या बना देता है? मुगल बादशाह बना देता है। और इसके बाद में 1757 में फिर जाता है और फिर जाके अहमद शाह अब्दाली द्वारा जो नियुक्त किया गया था मीर बख्शी, उसका नाम था नजीब उद्दौला। उस नजीब उद्दौला को हटा के और उसने अहमद शाह बंगश को नियुक्त किया। मोहम्मद नहीं, अहमद शाह बंगश को, अहमद शाह बंगश को नियुक्त कर दिया। और फिर इसके बाद में इसने क्या किया? 1758 में सिंध पर अधिकार कर लिया, लाहौर पर अधिकार कर लिया और सरहिंद यानी जो पंजाब वाला क्षेत्र था उसमें जो अहमद शाह अब्दाली ने नियुक्त किया था तैमूर लंग, उसको हटा के भगा दिया। यानी सिंध, सरहिंद और लाहौर तीनों पर अधिकार कर लिया। ये अपन ने यहाँ तक देख लिया था। आप इसका अब दोबारा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? अब देखो, इस बात से अहमद शाह अब्दाली बड़ा क्रोधित हो जाता है कि उसकी सत्ता हटा दी जा रही है। तो 1760 में अहमद शाह अब्दाली हिंदुस्तान की ओर कूच करता है और सबसे पहला उसका जो सामना हुआ वो हुआ दत्ताजी गायकवाड़ से। किससे हुआ? दत्ताजी गायकवाड़। और उसने क्या किया? दत्ताजी गायकवाड़ की क्या कर दी? हत्या कर दी। क्या कर दी? हत्या कर दी। किसने कर दी? अहमद शाह अब्दाली ने। अहमद शाह अब्दाली। और जब इस बात की खबर किसके पास पहुंची? बालाजी बाजीराव की। तो बालाजी बाजीराव के पास ये जब खबर पहुंचती है तो उसके राइट हैंड जो थे वो कौन थे? राघोबा, सदाशिव राय और शमशेर बहादुर। तो सबसे पहले तो वो कारण जानता है। तो कारण जब पता लगा उसके कि इसने आक्रमण इसलिए किया है क्योंकि अपने भाई ने गड़बड़ की है। अगर वो उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को हटाता ही ना तो उसे आक्रमण ही नहीं होता। हालांकि ये बात सही है कि इसने अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 7 बार आक्रमण किए थे। कितनी बार किए थे? 7 बार आक्रमण किए थे। तो 7 बार इसकी वजह से थोड़ी किए थे। और ये जो आक्रमण था ये 5वां आक्रमण था। कौन सा आक्रमण था? 5वां। तो इसके लिए अब वो जब दोनों भाइयों की लड़ाई हो जाती है तो राघवा कहता है ठीक है तू अपने हिसाब से चला, मैं नहीं जा रहा युद्ध में जाने से इनकार कर दिया। ऐसी हालत में वो अपने पुत्र को भेजता है। और 14 जनवरी 1761 में इतिहास में एक युद्ध लड़ा जाता है जिसे कहते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय। यह युद्ध किस किस के मध्य लड़ा जाता है? अहमद शाह अब्दाली वर्सेज अहमद शाह अब्दाली वर्सेज मराठा। मराठाओं का नेतृत्व जो कर रहा था वो एक तो कर रहा था विश्वास राव भाऊ। ये तो किसका लड़का था? बालाजी बाजीराव का। बालाजी बाजीराव का पुत्र था। ये 17 साल का ही था भाई, बहुत कच्ची उम्र में था। और दूसरा कर रहा था सदाशिव राव। और ये किसका पुत्र था? चिमनाजी अप्पा का पुत्र था।
देखो इस युद्ध में इसका ये युद्ध मराठे हारते हैं। उस युद्ध के हारने का कारण देखते हैं। पहले इस युद्ध की स्टोरी देखो। इस युद्ध में क्या होता है, युद्ध की शुरुआत में जब आप युद्ध करते हो तो उसी टाइम पता लग जाता है कि आप कहाँ तक युद्ध लड़ोगे। यहाँ शुरू में घर में लड़ाई होगी, राघव दूर बैठ गया, यानी एक शक्ति तीसरे हिस्से की शक्ति गायब हो गई। अब 2 बाटे की शक्तियां उसके पास बची हैं। दूसरी देखो, इस युद्ध में मात्र मराठों का मुगलों की तरफ से एक आदमी ने साथ दिया, और वो कौन था, निजाम उल मुल्क, यानी हैदराबाद ने साथ दिया। केवल किसने साथ दिया, हैदराबाद का कौन था, निजाम उल मुल्क। दूसरी तरफ हमने पानीपत का तर्क युद्ध वहां भी पढ़ा था, तो मैंने बताया था कि अवध के नवाब सुजाउद्दौला ने तो आमंत्रित किया था, बात समझेगा, 20 लाख रुपए देने का वादा किया था, ये तो तुम्हारे को याद होएगा। तो अवध का ये हुआ। इसके अलावा तुम्हारा नजीबुद्दौला जो ये भाग गया था, बुंदेला, ये भी इसके खिलाफ युद्ध में भाग लेता है। इसके अलावा जाटों ने साथ नहीं दिया। भरतपुर का जाट नेता जिसका नाम क्या था, सूरजमल के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि अपने साथ क्या लेके जा रहे थे, नाचने वाली लड़कियां लेके जा रहे थे। तो इस बात पे विवाद हो जाता है, ये वापस आ जाता है। तो भरतपुर दूर गया। जोधपुर में इन्होंने क्या गया था कि 1752 में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, और उत्तराधिकार के युद्ध में इन्होंने हस्तक्षेप कर दिया था, इसलिए जोधपुर ने क्या निर्णय दिया, साथ नहीं दिया। उत्तराधिकार विवाद चल रहा था, उत्तराधिकार विवाद। और तीसरा, एक भी वजीर ने साथ नहीं दिया, मुगलों का एक भी वजीर, सिर्फ एक आदमी ने साथ दिया, किसने, निजाम उल मुल्क ने। तो मुगल वजीरों ने साथ नहीं दिया, और तीसरा चौथा क्या हुआ, ना मुगल वजीरों ने साथ दिया, ना जोधपुर ने यानी राजपूतों ने साथ दिया, ना भरतपुर ने साथ दिया, और ना कौन साथ दे रहा है, पारिवारिक विघटन। ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि इनके दोनों के बीच, भाइयों के बीच लड़ाई हो गई थी, बात समझ आएगी। तो अब ये युद्ध के मैदान में जाते हैं, और युद्ध के मैदान में विश्वासराव भाऊ, सदाशिव राव समेत तुकोजी राणा, मादजी, ये मतलब कम से कम इतने जबरदस्त आदमी मारे जाते हैं कि पूछो मत। एक व्यापारी इस युद्ध की व्याख्या करते कहता है, एक व्यापारी ने कहा था कि हमने 2 मोती 22 सोने की मोहर खो दी है, जबकि चांदी और तांबे की तो गणना ही नहीं की जा सकती। चांदी और तांबे की तो पूरी गणना ही नहीं की जा सकती, मतलब इतना भयंकर कत्लेआम हुआ कि जादूनाथ सरकार कहता है इस युद्ध के बारे में कि मराठा साम्राज्य में ऐसा कोई परिवार नहीं बचा था जिसका कोई संबंधी नहीं मरा हो। जादूनाथ सरकार क्या कहता है, जादूनाथ सरकार इसके लिए कहता है कि मराठा सल्तनत में ऐसा कोई परिवार नहीं बचा था, जिसने अपना संबंधी ना खोया हो, ठीक है। तो ये तुम्हारे को ये प्रसिद्ध डायलॉग है, इनको भी याद रखना है। और जादूनाथ सरकार का, व्यापारी का डायलॉग। और ये भी कहा जाता है कि इस युद्ध ने ये निश्चय नहीं किया कि भारत के ऊपर राज कौन करेगा, लेकिन ये निश्चय कर दिया कि भारत के ऊपर मराठा राज नहीं करेंगे। ये डायलॉग भी याद रखना। कौन से युद्ध ने तय किया था, पानीपत के तृतीय युद्ध ने, पानीपत के तीसरे युद्ध ने ये तय कर दी। ये तो तय नहीं किया कि कौन राज करेगा, लेकिन ये तय हो गया था कि मराठा राज नहीं करेंगे, पानीपत के तृतीय युद्ध ने। समझ आएगा। अच्छा, पानीपत का तृतीय युद्ध में और इसके बारे में क्या कहा जाता है, एक और प्रसिद्ध डायलॉग है। इस युद्ध में मराठा जो दैत्य था वो पूर्णतः पराजित नहीं हुआ।
पूर्णतः पराजित नहीं हुआ। मराठा जो दैत्य था, राक्षस माना जाता था मराठाओं को, तो उस राक्षस का पूर्णतः दमन नहीं हुआ, लेकिन वो इतना घायल हो गया कि जब वह जागा, तब तक उसके ऊपर कौन आ गए थे? अंग्रेज आ चुके थे। बात समझ आएगी? इसके बारे में ये 4 प्रसिद्ध डायलॉग हैं। किसके बारे में? पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में। और इस युद्ध की पराजय में 28,000 मराठा सैनिक मारे जाते हैं। 28,000 सैनिक। बात समझ आएगी? और ये 4 प्रसिद्ध कथन इसके बारे में आपको याद रखना है। इसमें शमशेर बहादुर मारा जाता है, इसमें सदाशिव राव मारा जाता है, इसमें विश्वास राव मारा जाता है, तुकोजी सिंधिया मारा जाता है। बहुत से सेना नायक, तुम सोच नहीं सकते इतने थे जबरदस्त सेना नायक, जो एक एक आदमी, एक एक घोड़ा था, 1000 सैनिकों के, समझेगा, वो मारे जाते हैं। अच्छा, इसका कारण क्या था कि ये युद्ध हार गई? इसके कारणों मैंने बताया कि एक तो इनके अंदर, खुद के अंदर फूट थी, समझा क्या, और एक इनका जो तोपखाने का नेतृत्व कर रहा था वो मोहम्मद शाह गर्दी कर रहा था। कौन कर रहा था? मोहम्मद शाह गर्दी। और ये मुगलों का था। किसका था? मुगलों का। और ये तोपखाना बिल्कुल कमजोर था, और गर्दी की कमजोरी से भी ये हालत है। दूसरी, सदाशिव राय इतनी जबरदस्त रणनीति नहीं बनाता है जितनी रणनीति किसके पास थी? अहमद शाह अब्दाली के पास थी। चौथी चीज, इसके जो विरोधी लोग थे, जैसे अवध का शुजाउद्दौला, वो किसको सहयोग दे रहा था? अहमद शाह अब्दाली को। तो ये तीसरा युद्ध हार जाते हैं। और इस युद्ध की जब खबर लगती है तो 1 साल के भीतर ही बालाजी बाजीराव की भी मृत्यु हो जाती है। बात समझ आएगी? तो देखो, बालाजी बाजीराव खुद मर गए, नाना साहेब। अब इसका छोटा भाई रघुनाथ राघोबा बचा। तो इसके बारे में देखते हैं। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्या होता है कि जब इसके पिता की मृत्यु हो जाती है तो बाजीराव के बाद में उसका पुत्र शासक बनता है, जिसका नाम क्या था? माधव राव। क्या नाम था? माधव राव। और माधव राव शासक बनता है 1761 से लेके और 1772 तक। 1761 से लेके 1773 तक शासक रहता है। इसके बारे में देख लो। पहली चीज तो इसका आपको ये याद रखना, 1762 तक रहता है, 72 तक रहता है। पहली चीज तो ये याद रखना कि ये इसकी जब ये पेशवा बना तो पेशवा बनते समय इसकी आयु कितनी थी? 17 वर्ष थी। आयु कितनी थी? 17 वर्ष। तो अब इसके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो इसका चाचा था। इसका चाचा कौन था? रघुनाथ राव। कौन था? रघुनाथ राव, जिसे अपन क्या कहते हैं? राघोबा। क्या कहते हैं? राघोबा। और राघोबा अपनी ताकत पे, अपने बल पे कार्य कर रहा था। वो इसके पिता का सम्मान ही नहीं करता था, तो इसका तो सम्मान कहाँ करेगा? बात समझेगी? तो उन्होंने, मराठा सरदारों ने राघोबा को उसका संरक्षक बना दिया। राघोबा को क्या कर दिया? संरक्षक नियुक्त कर दिया। किसका संरक्षक नियुक्त कर दिया? माधव राव का। किसका? माधव राव। अब देखो, अब ये संरक्षक के रूप में कार्य कर रहा था, लेकिन मूल रूप से जो कार्य कर रहा था वो रघुनाथ राव ही करता था। उसको कुछ भी नहीं पहुंचता था। आप ये बताओ कि जब कोई बाप ने खलो तो पड़ोसी का को खलोगे? जो अपने बड़े भाई का ही कभी सम्मान नहीं किया, बालाजी बाजीराव का, तो अपने भतीजे का सम्मान करेगा कि? कभी नहीं करेगा। तो दोनों के मध्य मतभेद हो जाते हैं। दोनों के मध्य क्या हो जाते हैं? मतभेद हो जाते हैं। और मतभेद इतने गहरे हो जाते हैं कि इसे छोड़ के और दुश्मन के पास जाके बैठ जाता है, ठीक है, और ये इसे छोड़ के चला जाता है। अब क्या होता है? अब इसकी शक्ति का काल था। इसने अपना शो किया, अपना प्रदर्शन किया, और किस प्रकार ये चलता है। सबसे पहले इसने 1763 में हैदराबाद पर आक्रमण किया। किस पर आक्रमण किया? हैदराबाद पर आक्रमण किया। और हैदराबाद के निजाम पर आक्रमण करके निजाम से राक्षस भुवन की संधि की। कौन सी संधि की? राक्षस भुवन की संधि की। और उसके बाद में कभी भी हैदराबाद के निजाम और इनके मध्य जो टकरार थी वो उसे हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दी। बात समझ आएगी? तो राक्षसी भुवन की संधि आपको याद रखनी है। राक्षस भुवन की संधि किस किस के मध्य होती? हैदराबाद वर्सेज मराठा। किसने की थी? माधव राव। किसने की थी? माधव राव एक अद्वितीय योद्धा था, ये बात तो माननी पड़ेगी।
इसके दरबार में जो दूसरा शक्तिशाली शासक था, जो आदमी था, उसका नाम था महादजी सिंधिया। क्या नाम था? महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया ने क्या किया कि इलाहाबाद से शाह आलम सेकंड को लेके आया। इलाहाबाद से शाह आलम सेकंड को लाकर दिल्ली के तख्त पर बैठाया। कौन से तख्त पर बैठाया? दिल्ली के तख्त पर बैठाया। दिल्ली के तख्त पर बैठाया। उसको कहा, बेवकूफ़ आदमी, तू यहाँ पे बैठा है और तेरा तख्त खाली पड़ा है, चल वहाँ पे। उसने कहा, मैं नहीं जाऊँगा। बोला, क्यों नहीं जाएगा? कि वो छोरो नजीबुद्दौला मेरे को रोजाना पीटता है। नजीबुद्दौला किसका नियुक्त से व्यक्ति था? अहमद शाह अब्दाली का। तो ये जो था शाह आलम सेकंड, ये नजीबुद्दौला से तंग होके चला गया था। किससे तंग होके चला गया था? नजीबुद्दौला से। और नजीबुद्दौला अहमद शाह अब्दाली का आदमी था, अहमद शाह अब्दाली का। और इसी दौरान क्या होता, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था और 1765 में एक संधि हुई थी जिसे कहते हैं इलाहाबाद की संधि। और इलाहाबाद की संधि के तहत शाह आलम सेकंड को इलाहाबाद में रख दिया था। ये पता है आपको, पिछले एपिसोड में हमने देख लिया था। तो इसने क्या किया, नजीबुद्दौला से डर के जो चला गया था उसको वापस तख्त पर बैठाया। दूसरा, 1771 में ही इसने हैदराबाद के कर्नाटक के, जिसे अपन कहते हैं मैसूर के हैदर अली को पराजित किया। हैदर अली से नजराना लिया। तीसरा, इसने रुहेला एवं मालवा को पुनः विजित किया। और ये बहुत बहादुर शासक था। इसकी शक्ति एक पराकाष्ठा पर पहुंच गई। यानी बाजीराव के बाद में ये व्यक्ति सबसे कुवतदार था। बात समझ आ रही? महादजी सिंधिया जैसे व्यक्ति इसके साथ थे। इसने अपनी भुजा के दम पे पूरी शासन पद्धति संभाला। लेकिन देखो, काल जो होता है ना, उसके आगे कोई टिक नहीं पाता। 1772 में क्षय रोग से इसकी मृत्यु हो गई। क्षय रोग के कारण इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और जैसे ही उनकी मृत्यु हुई तो इसके लिए एक इतिहासकार रहा है जिसका नाम है ग्रांट गप। कौन था? ग्रांट गप ने एक ऐतिहासिक कथन कहा है कि मराठों को पानीपत के युद्ध से इतनी क्षति नहीं हुई जितनी इसके अचानक देहावसान से कि मराठों को जो पानीपत का मैदान था उससे इतनी क्षति नहीं हुई जितनी क्षति इस व्यक्ति के मरने से हो गई। अब जब माधव राव मरा, जब उसकी मृत्यु हुई तो उस टाइम अब दूसरा बाद में अब रघुनाथ जो राव था, राघोबा था, वो खुद शासक बनना चाहता था। रघुनाथ राव या राघोबा खुद शासक बनना चाहता था। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लो पहले। अब देखो, अब क्या करता है कि जब माधव राव की क्षय रोग से मृत्यु हो गई तो उसके बाद में शासक कौन बना? नारायण राव। कौन बना? नारायण राव। और नारायण राव 1772 में शासक बनता है। और इस बात का बड़ा गुस्सा आता है किसको? राघोबा को। किसको गुस्सा आता है? राघोबा। और राघोबा क्या करता है? गुस्से में आके इसकी हत्या कर देता है। राघोबा ने 1773 में राघोबा ने इसकी हत्या कर दी। क्या कर दी? हत्या कर दी। अब देखो, ये पहली बार हुआ था। जो पेशवा होते थे अपने भाइयों के लिए जान दिया करते थे, लेकिन इधर पहली बार कत्लेआम प्रारंभ होगा। और जब कत्लेआम प्रारंभ हुआ तो जब ये मरा नारायण राव, उसका कोई बेटा भी नहीं था, जीवित उत्तराधिकारी भी नहीं था।
ये जो माधव नारायण राव जो था, वो माधव नारायण राव इसकी मृत्यु के बाद में पैदा हुआ, अपने पिता की मृत्यु के बाद में पैदा हुआ। लेकिन ये कत्ल करने के कारण पूरे मराठा साम्राज्य की जो वो थी सल्तनत, नींव वो हिल गई और सबको आक्रोश हो गया। किसके खिलाफ हो गया? राघोबा के खिलाफ, कि इस आदमी को तो शासक नहीं बनने देंगे। तो उन्होंने क्या किया, जब वो मर जाता है तो मरने के बाद में उन्होंने माधव नारायण राव को शासक बनाया। और इस माधव नारायण राय को, चूंकि ये तो पैदा हुआ ही नहीं था, तो इसके पेट में ही इसका राज तिलक किया गया और इसके सांपा बांधा गया पेट में ही। पैदा ही नहीं हुआ था भाई, राजा ही नहीं हुआ। लेकिन इसको तो राजा नहीं बनने देगा, हत्यारे को, क्योंकि राघोबा या रघुनाथ राव एक हत्यारा था, उस हत्यारे को शासक नहीं बनाना चाहते थे वो लोग। और इसके लिए पूरे मराठा सरदार एकजुट हो गए और एक परिषद का गठन हुआ जिसका नाम था बार भाई परिषद। क्या नाम था? बार भाई परिषद। इस बार भाई परिषद में 12 व्यक्ति शामिल थे। कितने व्यक्ति शामिल थे? 12 व्यक्ति। और ये 12 व्यक्ति ही इसका कार्यभार संभालते थे। ये जो 12 व्यक्ति थे उनमें 2 प्रसिद्ध आदमी थे। एक तो था महादजी सिंधिया। कौन था? महादजी सिंधिया। और दूसरा था नाना फडणवीस। बात समझ आएगी? ये 2 सबसे खतरनाक थे, 10 अन्य थे। ये इसका पूरा शासन कार्य संभालते थे। कौन संभालता था? बार भाई परिषद। अब देखो, बच्चा पैदा होगा, बड़ा होगा, तो कहीं ना कहीं इस दौरान अपनी ताकत उसकी कमजोरी रहेगी, वो तो बालक ही है अभी। और राघोबा इस बात को समझ चुका कि ये जो मराठा है ये अपने को कभी भी सत्ता नहीं देंगे, क्योंकि हो सकता है ये इसको मैं मार दूं तो फिर इसके पेट में बेटा होगा, उसको रख देंगे वो। तो वो क्या करता है, इसकी पूरी सुरक्षा ले लेते हैं। तो अब ये हताश होकर किसके पास चला जाता है? अंग्रेजों के पास चला जाता है। अंग्रेजों की अगर बात की जाए तो अंग्रेजों की उस टाइम 3 प्रेसिडेंसी थी। कितनी प्रेसिडेंसी थी? 3। एक थी बम्बई। कौन सी थी? बम्बई। एक दूसरी थी तुम्हारी कलकत्ता और तीसरी कौन सी थी? मद्रास। बात समझ आएगी? तो अंग्रेजों के और मराठों के संघर्ष शुरू हो जाता है। वो इतिहास में कहता है आंग्ल मराठा संघर्ष। आंग्ल मराठा संघर्ष। जो पहला आंग्ल मराठा संघर्ष हुआ था वो 1775 से लेके और 1782 तक चला। समझ आया क्या? अब इस संघर्ष में क्या हुआ कि ये संघर्ष की शुरुआत किसने की? राघोबा ने। किसने की? राघोबा ने। अब राघोबा दुश्मन के पास जाता है और राघोबा सीधा गया किसके पास? बम्बई प्रेसिडेंसी के पास। किसके पास गया? बम्बई प्रेसिडेंसी। और बम्बई प्रेसिडेंसी के पास जाके और इसने संधि की। उस संधि को कहते हैं सूरत की संधि। कौन सी संधि? सूरत की संधि। और सूरत की संधि से इसने दो बातें की कि आप मेरे को 25,000 सैनिक दो। कितने सैनिक दो? 25,000। मैं मामला सलटा दूंगा। इसके बदले में तुम्हारे को सालिसेंट, सालसेट, एल्फिंटा और थानावाड़ा क्षेत्र दे दूंगा। इसमें 2 बातें हुई। राघोबा को कितने सैनिक देंगे? 25,000 सैनिक। और बदले में ये इनको क्या देगा? सालसेट प्लस एल्फिंटा प्लस थाना क्षेत्र। बात समझ आएगी? तो अब महादजी सिंधिया दिमाग लगाता है कि बेटा अंग्रेज अगर 25,000 आ जाएंगे तो अपना तो पूरा साफ है। तो वो क्या करता है कि बंबई से तो इसने अधिकार शासन कर लिया, तो ये कहाँ चला जाता है? कलकत्ता में। कहाँ? कलकत्ता में। तो इसके विरोध में महादजी सिंधिया ने किससे संधि कर ली? कलकत्ता प्रेसिडेंसी से कर ली। किससे कर ली? कलकत्ता प्रेसिडेंसी से संधि कर ली। और वो संधि, ये तो सूरत की संधि थी, और वो सूरत कौन सी संधि थी? पुरंदर की संधि। कौन सी संधि? पुरंदर की संधि। बात समझ आएगी? और पुरंदर की संधि करके और इसने भी अपनी शर्त रख दी। उसने कहा कि भाई आप अंग्रेजों को रोको, अंग्रेजों को रोको। पहली बात तो ये कि आप अंग्रेजों को रोकोगे, बदले में हम क्या करेंगे? हम आपको सालसेट और एल्फेंटा दे देंगे।
बात समझ आएगी। तो इसने फोन किया, यहाँ जो गवर्नर जनरल था कलकत्ता का, उसने फोन किसके किया, बम्बई के गवर्नर, और बम्बई के गवर्नर जनरल ने उसका कहना नहीं माना, क्योंकि ये तीनों प्रेसिडेंशियों के गवर्नर थे वो स्वतंत्र हुआ करते थे, एक दूसरे का अधीन नहीं थे। इसके बाद में फिर ब्रिटिश वाले दिमाग लगाएंगे और ये अधिकार कलकत्ता वाले को देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि कलकत्ता वाले ने रोका और ये नहीं माना, ये अपनी सेना लेके गए। कौन सेना लेके गए? ये वाले। और जब ये अपनी सेना लेके जाते हैं तो साहब ये बुरी तरीके से पराजित कर देता है। कौन पराजित कर देता है? महादजी सिंधिया। और फिर इतिहास में तीसरी संधि होती है, उसे कहते हैं बड़े नगर की संधि। कौन सी संधि? बड़े नगर की संधि। और बड़े नगर की जो संधि होती है वो बड़ी अपमानजनक संधि थी। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को कुछ भी नहीं मिला था, ना एल्फेंटा मिला, ना साल्सेट मिला, और सारी उसकी बेइज्जती हो गई। तो कलकत्ता वालों ने ये संधि स्वीकार नहीं की, बोला कि तूने तो हमारे से एक संधि की थी, पुरंदर की संधि, आपको हमारे को क्या देना पड़ेगा? एल्फेंटा और साल्सेट देना पड़ेगा, वरना हम आक्रमण कर रहे हैं। और वो अपनी सेना लेके जब आते हैं, ये देखो बड़े नगर की संधि तो कब हुई? अंग्रेजों को परास्त कर दिया, अंग्रेजों को परास्त कर। कौन से अंग्रेजों को? बॉम्बे प्रेसिडेंसी को। किसको? बॉम्बे प्रेसिडेंसी को। इसको परास्त करके ये संधि कर दे। और जब आक्रमण कौन कर देता है? कलकत्ता प्रेसिडेंसी आक्रमण करती है। कलकत्ता प्रेसिडेंसी ने के आक्रमण से फिर लास्ट की संधि हुई जिसे कहते हैं सालबाई की संधि। कौन सी संधि? सालबाई की संधि। और सालबाई की संधि के तहत पहली चीज तो अंग्रेजों को क्या दे दिया? साल्सेट और एल्फेंटा दे दिया, नंबर 1 काम। दूसरा काम, ये तो पहली शर्त थी। दूसरी शर्त यही, राघोबा को पेंशन दे दी। राघोबा को क्या दे दी? पेंशन। भाई देख छोरा, अब तो फालतू का लड़ाई मत करना, हम तुम्हारे को क्या दे देते हैं? पेंशन दे देते। तो राघोबा जो चाचा था, इसका चाचा नहीं होगा, दादा ही होगा, तो इसको पेंशन देके इसका मामला खत्म कर दिया। तीसरा, इन्होंने माधव नारायण राव को क्या दे दी? माधव नारायण राव को सहमति दे दी, मान्यता दे दी। माधव नारायण राव को क्या दे दी? मान्यता दी। बात समझ आएगी? तो इस प्रकार जो आंग्ल मराठा संघर्ष था उसका आरंभ हुआ, और इस संघर्ष का आरंभ किसके द्वारा किया गया? राघोबा के द्वारा किया गया। तो राघोबा को मराठा सल्तनत का खलनायक कहा जाता है। मराठा सल्तनत का खलनायक। बात समझ आई? राघोबा क्या कहा जाता है? मराठा सल्तनत का खलनायक। तो ये आपको याद रखना है। अब देखो, अब ये पहला संघर्ष प्रारंभ हो चुका, तो अब ये कुछ ना, ये संघर्ष अब चालू रहेगा। ये संघर्ष क्या रहेगा? चालू रहेगा, ये संघर्ष समाप्त नहीं होने वाला। तो इसी क्रम में दूसरा देखते हैं। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लो। देखो, नारायण राव जो था माधव राव का छोटा भाई था। किसका छोटा भाई था? माधव राव का। और बालाजी बाजीराव का क्या था? पुत्र था। समझ आएगा? तो बालाजी बाजीराव के कितने पुत्र थे? 3 थे। एक का नाम क्या था? विश्वास राव। विश्वास राव जो युद्ध के मैदान में मारा जाता है, पानीपत के तरते युद्ध में। दूसरा का क्या था? माधव राव। और तीसरा क्या था? नारायण राव। तो जब नारायण राव की उसके चाचा राघोबा ने हत्या कर दी, तो राघोबा ने जब उसकी हत्या कर दी तो उसके पुत्र माधव नारायण राव को शासक बनाया जाता है, जो भी पेट में ही था। तो जन्म से पूर्व उसका कोख में राज तिलक कर दिया गया था। अब दूसरी चीज, बारहवाई परिषद उसका नियंत्रण कर रही थी, और पहला आंग्ल मराठा युद्ध छिड़ गया। अब क्या था कि इसके ऊपर बहुत भयंकर नियंत्रण रखा जाता था, उसे डराया जाता था, धमकाया जाता था। ये लोग इसकी बिल्कुल कदर नहीं करते थे। 2 आदमी तो, महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस। महादजी सिंधिया तो फिर भी थोड़ा बहुत इसकी इज्जत करता था, इसको बच्चे जैसे स्वीकार करता था, लेकिन नाना फडणवीस को तो इसकी बहुत पिटाई करता था। समझा गया? तो अब क्या हुआ कि 1795 में महादजी सिंधिया की मृत्यु होगी। किसकी मृत्यु होगी? महादजी सिंधिया। और महादजी सिंधिया मैंने आपको पहले भी बता दिया कि महादजी सिंधिया वही व्यक्ति है जो 1771 में शाह आलम सेकंड को कहाँ बैठाया था? दिल्ली पे बैठाया था। तो महादजी की सिंधिया की क्या होगी? मृत्यु होगी। और जब महादजी सिंधिया की मृत्यु होगी तो नाना फडणवीस के अत्याचार और बढ़ गए।
तो इसके अत्याचारों से दुखी होकर 1796 में माधव नारायण राव ने आत्महत्या कर ली। माधव नारायण राव ने क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। बात समझ आ रही? मतलब ये पहला शासक था, पहला पेशवा था। लोग पेशवाओं के नाम से हत्या करते थे, आत्महत्या करते थे, और इसने खुद ने आत्महत्या कर ली। हालांकि 1800 में नाना फडणवीस की भी मृत्यु हो जाती है। तो ये जब मर जाता है तो उसके बाद में माधव नारायण राव के बाद में अब इस वंश से कोई भी नहीं बचा था। इसके बेटे, तीनों बेटे मर गए और इसका पोता भी मर गया। अब इस वंश में कोई बचा ही नहीं। और राघवा एकदम खुश हो गया। राघवा का पता था कि अब उसका नंबर आने वाला है, अब वो शासक बनेगा। समझ रहे हो? तो अब ये देखो क्या आता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो इसको। अब देखो अब होता क्या है, इससे आगे जो शासक बनता है उस शासक का नाम था बाजीराव सेकंड। क्या नाम था? बाजीराव सेकंड। ये पेशवा बनता है और ये बनता कब है? 1896 में पेशवा बनता है। 1796 में पेशवा बनता है और 1818 तक ये पेशवा रहा था। ठीक, ये था कौन? जब माधव नारायण राव आत्महत्या कर लेता है तब ये बड़ा खुश होता है। कौन? राघोबा या रघुनाथ राव। वो कहता है हाँ हाँ हाँ, अब की बार मेरा नंबर आ गया। बोला तेरे को तो राजा नहीं बनाएंगे, तो किसको बनाओगे? बोले तेरे छोरे को बना देंगे, बाजीराव सेकंड को। देखो ये इस क्रम में थे बालाजी विश्वनाथ के बाद में उसका पुत्र का क्या नाम था? बाजीराव। क्या नाम था? बाजीराव के बाद में उसके पुत्र का क्या नाम था? बालाजी और बाजीराव, इन दोनों को मिला के लिख दो बाजीराव। फिर उसके बाद में माधव राव, और माधव राव के बाद में कौन था? उसका छोटा भाई नारायण राव। और नारायण राव के बाद में कौन था? दोनों को मिला के बना दो माधव नारायण राव। और सबसे अंतिम जो पेशवा बनता है वो कौन बनता है? बाजीराव सेकंड। अब बाजीराव सेकंड के बारे में पढ़ रहे हैं अपन। बात समझेगी? यानी ये अंतिम पेशवा था। तो ये क्या करता है कि जैसे ही पेशवा बनता है तो इसके सामने बड़ी समस्या आ गई। क्या समस्या आएगी? कमजोर था, कायर आदमी था, डरपोक था। ये रघोबा या रघुनाथ राव का पुत्र था। किसका पुत्र था? रघोबा या रघुनाथ राव का पुत्र। बात समझ आ गया? जो बाजीराव था तो बाजीराव के दो पुत्र थे, एक तो ये बालाजी बाजीराव और एक दूसरा कौन था? रघोबा। कौन था? रघोबा। तो रघोबा का पुत्र था ये, और बालाजी बाजीराव के पुत्र एक तो ये था और एक ये था। समझ आएगा? और नारायण राव का पुत्र ये था। ठीक, तो कुल मिला के ये एक ही परिवार था। रघोबा या रघुनाथ राव का पुत्र था। दरबार में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। कमजोर शासक रहता है तो लड़ाइयाँ तो शुरू होती। तो लड़ाइयाँ किस किस के मध्य शुरू होती है? एक तो दौलत राव सिंधिया, और दूसरा होती है मल्हार राव होलकर। इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू होती है। अब देखो कमजोर आदमी क्या करता है? कमजोर आदमी कमजोर को पकड़ता है, और ताकतवर किसको पकड़ता है? ताकतवर को, क्योंकि ताकतवर उससे मैनेज नहीं होता। अरे कमजोर का मित्र कौन होगा? कमजोर। गरीब का मित्र कौन होगा? गरीब। होता ही नहीं होता है। तो इसने क्या किया? बाजीराव ने किसका पक्ष लिया? दौलत राव सिंधिया का पक्ष लिया। और दौलत राव सिंधिया ने क्या किया? मल्हार राव होलकर का भाई था एक, जिसका नाम था बिट्ठू जी। क्या नाम था? बिट्ठू जी। बिट्ठू जी की हत्या कर दी। बिट्ठू जी की क्या कर दी? हत्या कर दी। बात समझ आ रही? अब देखो बिट्ठू जी की जैसे हत्या की तो भाई को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? तो मल्हार राव होलकर ने पूना पर चढ़ाई कर दी और पूना पर आक्रमण करके और पूना को जीता। होलकर ने किसको जीत लिया? पूना को जीत लिया।
मतलब राजधानी पर आक्रमण कर दिया। ये लोग कहाँ रहते थे? बाजीराव कहाँ रहता था? राजधानी में। राजधानी कौन सी थी? पूना। कौन सी राजधानी थी? पूना। पूना पर अधिकार कर लिया। पूना कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र। अब देखो एक डायलॉग है, मूसा का जावड़ा तो बिल्ली खोद दीजिए। तो रघुनाथ राव का पुत्र कौन था? बाजीराव सेकंड। तो रघुनाथ राव पहला आदमी था तो किसके पास भाग के गया था? अंग्रेजों के पास। तो बेटा भी किसके पास भाग के जाएगा? अंग्रेजों के पास। और 1802 में अंग्रेजों के पास जाके इसने कौन सी संधि की? बसीन की संधि की। कौन सी संधि की? बसीन की संधि। किस किस के मध्य हुई? अंग्रेज वर्सेज पेशवा। अंग्रेज वर्सेज पेशवा। पेशवा कौन था? बाजीराव सेकंड। और इस संधि में क्या तय हुआ? इस संधि में इन्होंने ये तय किया, भाई आप मेरे को पूना वापस दिलवा दो, क्योंकि किसने अधिकार कर लिया है? मल्हार राव होलकर ने। बोला क्यों अधिकार कर लिया? कि हमने उसके भाई की हत्या कर दी। कि भाई को क्यों मारा? कि वो अपने आप को ज्यादा दादा समझता था इसलिए मार दिया। तो कहते ठीक है साहब। तो इस संधि के तहत पहला तो क्या हुआ कि पेशवा जो था, पेशवा को पूना पर पुनः अधिकार करवाएंगे। पुनः अधिकार। दूसरा क्या किया? पेशवा ने कहा भाई अधिकार तो करा दो तू, और काल ने फिर वो मैंने और कूट जाए लो तो फिर मेरे कहीं हुए, फिर मेरे को पीट जाए तो। उन्होंने कहा फिर हम क्या करें? बोला आप हमारे पास सेना रख दो एक मेरी सुरक्षा के लिए। तो पूना में अंग्रेजी सैन्य टुकड़ी को रखा गया। अंग्रेजी सैन्य टुकड़ी को रखा जाएगा। ठीक। अब भाई अंग्रेज बोले हम आपकी सैन्य टुकड़ी रखें तो बदले में हमारे को क्या मिले? तो उसने कहा ठीक है मैं तेरे को सूरत दे देता हूं। कंपनी को सूरत दे दिया। अंग्रेजों को क्या दे दिया? सूरत। सूरत की जागीर सौंप दी। सूरत की क्या कर दी? जागीर सौंप दी। अब देखो अंग्रेजों को इन्होंने 26 लाख रुपए दिए और कहा ये सूरत भी आपका है, मेरे को कैसे मेरा राज्य दिला दो। अंग्रेज इसके साथ आते हैं। अंग्रेज साथ आके और किसकी पिटाई करते हैं? मल्हार राव होलकर की। और मल्हार राव होलकर की पिटाई करके और वापस किसको शासक बना दिया? बाजीराव। अब बस यहीं से अंग्रेजों की मुठभेड़ शुरू हो जाती है। बात समझ आएगी? यहीं से अंग्रेजों क्या शुरू हो जाती है? मुठभेड़ शुरू हो जाती है। और इसके बाद में कर करके एक शासक और आते जाते हैं। तो इसी क्रम में 1803 में सिंधियाओं ने आक्रमण किया। भोंसले ने अंग्रेजों से लड़ाई की। फिर इसके बाद में 1804 में सिंधिया ने किया, अंग्रेजों से युद्ध किया। ये एक एक आदमी युद्ध करते रहते हैं और मरते रहते हैं। 1805 में होलकर ने किया। होलकर ने राजघाट की संधि की। राजघाट की संधि। ठीक। और सिंधिया ने सुरजी अर्जन गांव की संधि। सुरजी अर्जन गांव की संधि। दूसरी भोंसले ने देवगांव की संधि की। देवगांव की संधि। अंग्रेजों के साथ ये संधि की थी। 1803 में भोंसले ने देवगांव की संधि की। सिंधिया ने किसकी की? सुरजी अर्जन गांव की संधि की। 1805 में होलकर ने किसकी की? राजघाट की संधि की। तो कुल मिला के ये अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करते गए, अंग्रेजों से लड़ते गए और अंग्रेजों से हारते गए। और ये हारते तो एक एक आदमी युद्ध किया। एक तरफ पहले तो सिंधिया लड़ाई, भोंसले जब लड़ाई किया तो सिंधिया खड़ा खड़ा तमाशा देखा, हाँ मार इनको मार। और जब सिंधिया लड़े तब भोंसले और होलकर देख रहा था। जब होलकर लड़ रहा था तब ये दोनों बैठे बैठे तमाशे देख रहे थे। क्यों? क्योंकि इनके अंदर इतना ईगो हो गया था कि एक दूसरे की सहायता नहीं करना चाहते थे। और अंग्रेजों ने इन तीनों को परास्त करके तीनों से संधियां कर ली। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, एक ले लिया? ठीक है। ये 1803 ही लिख लेना क्योंकि 30 दिसंबर को हुई थी। 30 दिसंबर 1803 में। और ये 1806 में हुई थी, जिसे राजपुरा घाट कहते हैं। राजघाट नहीं है, राजपुरा घाट। ठीक है।
अब अपना अध्ययन करते हैं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। और ये हुआ था 1817-18। ठीक है। अब देखो तृतीय आंग्ल मराठा जो युद्ध हुआ वो किसके दमन के लिए हुआ था? किसके दमन के लिए हुआ था? देखो मराठाओं में जो अभी जो बचे थे वो कौन बचे थे? पिंडारी। कौन बचे थे? पिंडारी। और पिंडारियों को मराठा सेना का शिकारी कुत्ता कहा जाता था। क्या कहा जाता? शिकारी कुत्ता। जब मराठा सेना चलती थी उसके आगे पिंडारी चलते थे और ये आदमियों को पकड़ पकड़ के खाते थे। इतने खूंखार बर्बर जाती थी। अंग्रेजों को तो कई अंग्रेजों को सल्टा दिया था इन्होंने। बात समझ आएगी? तो पिंडारियों के दमन के लिए किसके दमन के लिए? पिंडारी। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था, उसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स ने पिंडारियों के दमन के लिए 2 कमान बनाई। पिंडारियों के दमन के लिए कितनी कमान बनाई? 2 कमान बनाई। 2 कमान। एक कमान का नेतृत्व खुद वारेन हेस्टिंग्स ने किया और एक शिवपुरी ने किया था। दोनों अलग अलग ने किया और दोनों जबरदस्त तरीके से चलते हैं और उनका पूर्णतः सर्वनाश कर देते हैं। और एक तो था चित्तू पांडे जिसका चीता खा गया था, उसकी मृत्यु हो गई थी। दूसरा था अमीर खान पिंडारी। अमीर खान पिंडारी को उन्होंने टोंक की जागीर दे दी। अमीर खान पिंडारी को किसकी दे दी? टोंक की। भाई अब तू यहीं पे रहना, अब टोंक की जागीर हम तेरे को दे देते हैं, हमारे को परेशान मत करना। और जब लास्ट में ये सब समाप्त हो रहा था उस समय 3 ताकतों ने अंग्रेजों का अंतिम रूप से विरोध किया, अंतिम युद्ध किया। किस किस ने किया? पहला जो युद्ध किया पूना का युद्ध। कौन सा युद्ध? पूना का। और पूना का युद्ध बताओ कौन करेगा? पेशवा। कौन करेगा? पेशवा। पेशवा वर्सेस अंग्रेज। बताओ कौन जीतेगा? अंग्रेज। कौन जीता? अंग्रेज। पेशवा हारा और अंग्रेज जीते। बात समझ आएगी? और एक अपमानजनक संधि हुई जिसे कहते हैं किर्की की संधि। कौन सी संधि? किर्की की संधि। और किर्की की संधि के तहत इन्होंने पूना पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। पूना पर किसका अधिकार हो गया? अंग्रेजों का अधिकार हो गया। नंबर 2, बाजीराव सेकंड को बिठूर की जागीर दे दी। किसकी जागीर दे दी? बिठूर की जागीर। यूपी में पड़ता है और उसकी छोटी सी जागीर दे दी और उसको पेंशन दे दिया। उसको 30 लाख रुपए पेंशन दे दिया, भाई हम आपको 65% दे देंगे, तू वहीं पे रहना। और बाजीराव सेकंड को क्या दे दी? पेंशन दे दी। क्या दे दी? पेंशन दे के कहाँ की जागीर दे दी? बिठूर की जागीर दे दी। तो पहला युद्ध तो पूना का युद्ध जो पेशवा और अंग्रेजों के मध्य हुआ वो आराम से जीत लिए। और पेशवा जब हार जाता है तो पेशवा का जो राइट हैंड कौन थे? भोंसले। कौन थे? भोंसले। और भोंसले ने युद्ध किया। दूसरा युद्ध किसने किया? भोंसले ने। किस किस के मध्य लड़ाया गया? ये पूना का युद्ध जो था वो 1817 में लड़ाया गया था। कब लड़ाया गया था? 1817 में। और किर्की की जो संधि थी वो भी 1818 में की गई थी। कब की गई थी? 1818। और किर्की की संधि के द्वारा पूना को इन्होंने पूर्णतः खो दिया था। किसको खो दिया था? पूना को खो दिया था। समझ आ गया? एक युद्ध इन्होंने किया, किसने? भोंसले ने। भोंसले वर्सेस अंग्रेज। और यह युद्ध भी 1817 में हुआ। और इस युद्ध में भी अंग्रेज जीते। कौन जीते? अंग्रेज जीते। और ये साहब ये भी पराजित हो गए। और तीसरा जो अंतिम युद्ध हुआ था वो हुआ था महिदपुर का युद्ध। महिदपुर का युद्ध। और महिदपुर का युद्ध 1817 में ही हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था? अंग्रेज वर्सेज होलकर। अंग्रेज वर्सेज होलकर।
और इसमें होलकर भी हारा। और अंग्रेजों का, अब अंग्रेजों ने क्या किया कि होलकर ने अपना दावा छोड़ दिया, जो राजपूत क्षेत्र जो थे, राजपूत क्षेत्रों पर अपना दावा छोड़ दिया। देखो होलकर जो थे वो कहाँ के थे, इंदौर के। कहाँ के थे, इंदौर के। सिंधिया कहाँ के थे, ग्वालियर के। कहाँ के थे, ग्वालियर के। भोसले कहाँ के थे, नागपुर के। और वो कहाँ के थे, गायकवाड़ बड़ौदा के। तो इंदौर के जसवंत राव होलकर जो था वो राजस्थान को अपना अंग मानता था। मालवा क्षेत्र वाला जो था तो राजस्थान में कभी भी एंटर हो जाता था। और अगर राजस्थान हिस्ट्री आपने मेरे पास पढ़ी होगी तो जसवंत राव होलकर को वो राखी बांधती है सवाई जयसिंह की बहन और उसे बुलाती है अमर कंवर। पढ़ी है कि राजस्थान जो हिस्ट्री, तो जसवंत राव होलकर था। तो जसवंत राव होलकर राजपूताना को अपना अंग मानता था, उस पर अधिकार जमा रखा था, तो उसने राजपूताना को भी छोड़ दिया। तो ये 3 युद्ध हुए, इन तीनों को याद रखना। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहाँ पे क्या होता है कि कुल मिला के मराठाओं का पूर्णतः दमन हो गया। मराठा पूरी तरह क्या हो गए, समाप्त हो गए। देखो एक तो तुम्हारा पूना पर अधिकार हो गया, इधर भोसलों को पराजित कर दिया, और महिदपुर के युद्ध में ये इससे संधि की थी जिसे कहते हैं मंदसौर की संधि। कौन सी संधि, मंदोसर की संधि। मंदोसर की संधि किस किस के मध्य होती है, अंग्रेज वर्सेज मराठा। और इस संधि के द्वारा होलकर ने राजपूत क्षेत्रों में जो अपना अधिकार था वो त्याग दिया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको कट लो। भोसले और अंग्रेजों के मध्य सीताबर्डी का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था, सीताबर्डी का युद्ध। सीताबर्डी का युद्ध। और ये जो तीसरा होता महिदपुर का युद्ध, पूना का युद्ध, सीताबर्डी का युद्ध और महिदपुर का युद्ध। ये 3 हैं, इन तीनों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इस प्रकार मराठा संघ समाप्त हो गया और ये कंप्लीट हो गया। ठीक है।